गरीब दादी की अमीर विदेशी पोती हीरामणि हॉल की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसकी बूढ़ी आंखों के आगे बेहोशी छाने लगती है और उसके हाथों से कांच का गुलदस्ता जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी विदेशी बहू डेजी गुस्से में बाहर आ जाती है। पता नहीं अब क्या थोड़ा इसने। जैसे ही डेजी की नजर कांच के टुकड़ों पर जाती है, वो अपनी गरीब सास को मारना शुरू कर देती है। ब्लडी बुढ़िया, तूने आज फिर नया नुकसान कर दिया। जानती है ये वाज कितना कीमती था? मैंने इसे पेरिस से पूरे $500 से खरीदा था और तूने इसे तोड़ दिया। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर पता नहीं ये कैसे ये गुलदस्ता मेरे हाथों से छूटकर टूट गया। हीरामणि के चेहरे पर अजीब सा डर घिरा हुआ था, क्योंकि वो अपनी बहू डेजी से बहुत डरती थी। इसलिए लाचार सास अपनी बहू के अत्याचार से बचने के लिए सफाई पेश कर रही थी। तभी डेजी अपनी सास को गुस्से में घूरते हुए बोलती है, रिलैक्स माय डार्लिंग डियर सासू मॉम, मुझे तुम्हें ठीक करना अच्छे से आता है। आज तुम्हें किचन में नहीं बल्कि आंगन में खाना बनाना है। चलो शुरू हो जाओ, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। डेजी अपना पर्स उठाकर चली जाती है। वहीं बेचारी बूढ़ी सास धूप भरी गर्मी में चूल्हा फूंक कर आंगन में खाना बनाती है। तभी उसका हाथ जल जाता है और वो दर्द से मचल कर बोलती है, हे राम, मेरा हाथ। हे भगवान, बस अब ये दुख दर्द और बुढ़िया से झेला नहीं जा सकता। ऐसी नर्क जैसी जिंदगी जीने से बढ़िया तो तू मेरी मिट्टी ही उठा ले। ऐसा कहते हुए हीरामणि घंटों तक अपनी बुरी किस्मत पर फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही दिन ढल जाता है। तभी किसी के आने की आहट सुनकर जैसे ही वो देखती है, तो उसकी पोती एमिलिया अंदर आ रही होती है। उसने फिरोजी रंग का फ्रॉक सूट पहना था, जो उसके गोरे चिट्टे रंग पर चार चांद लगा रहे थे। एमिलिया झुककर अपनी दादी के पांव छूती है और जैसे ही हीरामणि अपनी पोती को देखती है, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरी प्यारी पोती, कितनी बड़ी हो गई है तू। इतने साल बाद तुझे देखा है। मैं आपके लिए ही तो इंडिया आई हूँ माय डियर डैडी माँ। मैंने आपको बहुत याद किया डैडी। हीरामणि अपनी पोती के जाने के पीछे अपने ऊपर हुए दुख को उससे बताती है। तभी उसके पिता राजीव और डेजी हंसते हुए घर में घुसते हैं। काफी अच्छा रेस्टोरेंट था। हाँ, it was too good. Hey Elimia, my gorgeous girl, what a surprise. सासू मॉम, जाओ जाकर एलिमिया के लिए मिल्क शेक लाओ, उसे घर में लग रही होगी। ठीक है बहू, लाती हूँ। हीरामणि मिल्क शेक बनाकर अपनी पोती को देती है। अब ढलते दिनों के साथ एमिलिया की आंखों के सामने हीरामणि की घर में हो रही बुरी हालत बाहर आने लगती है। और एक दिन, माँ, माँ, अरे कहाँ हो तुम? मैंने कहा जल्दी यहाँ आ जाओ। क्या हुआ बेटा? माँ, तुम अंधी हो गई हो क्या? मेरे सारे के सारे कपड़े गंदे हैं, इसे धोया क्यों नहीं? बेटा, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मैंने तुम्हारी तबीयत का ठेका ले रखा है क्या? हाँ? और जाकर ये सारे कपड़े धोकर अभी लेकर आओ। राजीव गंदे कपड़ों की ढेरी अपनी गरीब माँ के मुंह पर मार देता है और हीरामणि भरी गर्मी में घर के बाहर गड़े हैंडपंप के पास कपड़े धोने लगती है। एमिलिया से ये सब देखा नहीं जाता और वो अपनी दादी का हाथ बटाने लगती है। ये देखकर डेजी अपनी सास पर खौलता हुआ गर्म पानी डाल देती है। माँ, बचाओ मुझे, बचाओ। मामा, ये क्या किया तुमने? वही जो मुझे करना चाहिए था। ब्लडी लेजी बुढ़िया, चली थी मेरी बेटी से काम करवाने। एमिलिया रोते हुए अपनी दादी को अस्पताल लेकर आती है, जहां डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। तभी एमिलिया की आंखों के आगे सालों पहले घटी बुरी यादों की परछाई आ जाती है, जहां से इन सारी घटनाओं का जड़ जुड़ा हुआ था। हीरामणि ने अपने बेटे राजीव को अकेले ही पाला पोसा और खूब पढ़ाया लिखाया था। उस गरीब माँ का संसार उस बेटे के चारों ओर ही नाचता था। मगर राजीव अपनी मनमौजियों में अपनी माँ के दुख को देख ही नहीं पाया और लंदन की एक फॉरेनर लड़की को फंसाकर उससे शादी करके लेकर आ गया। हीरामणि ने बिना कोई सवाल उठाए डेजी को बहू मान लिया, क्योंकि एक माँ हर हाल में अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। शादी के पहले दिन से ही डेजी ने अपनी गरीब सास को अपने इशारों पर नौकरों की तरह नचाना शुरू कर दिया। सासू मॉम, कहाँ हो तुम? क्या हुआ डेजी बहू? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो ना। ठीक है बहू, अभी बना देती हूँ। हीरामणि इस इंतजार में अपनी विदेशी मॉडर्न बहू की मनमानियों को अनदेखा कर रही थी कि एक न एक दिन वो घर में ढल ही जाएगी। दिन बीतते गए और डेजी ने एमिलिया को जन्म दिया। एमिलिया ने माँ से ज्यादा दादी का प्यार पाया।
इसलिए वो हीरा मणि के साथ घुल गई थी। अब ये बात डेजी को खटकने लगी और एक रात अरे मिया, कम ऑन, अपने कमरे में चलो। नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मुझे डैडी के पास सोना है। बहू, अगर इसे मेरे पास सोना है तो सोने देना। यू जस्ट शट अप सासू मॉम। डेजी एमिलिया को खींचकर अपने साथ ले आती है और दोनों दादी पोती एक दूसरे के लिए रात भर रोते रह जाते हैं। अगले दिन डेजी और राजीव एमिलिया को उसकी बूढ़ी दादी से अलग करके उसे विदेश भेज देते हैं। उस दिन एमिलिया ने ठान लिया था कि वो पढ़ लिख कर अमीर बनकर अपनी दादी को सारे दुख तकलीफों से बाहर निकाल लेगी। समय बीतता गया और एमिलिया ने विदेश में सबसे बड़े सेंट मैरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके एक होटल खोल लिया। डियर गॉड, हेल्प मी, बस मेरा ये होटल फेमस हो जाए। एमिलिया बचपन के दिनों में हमेशा अपनी दादी को खाना बनाते वक्त देखकर उनसे सीखा करती थी। अपनी दादी के हाथों के उसी टेस्ट को उसने विदेश के टुकड़ी में फैला दिया, जिसे कस्टमर ने उसके होटल के खाने की जमकर तारीफ कर दी। Wow, your foods are so wonderful. It's just amazing, so delicious. सचमुच आज तो विदेश में भी अपने देश के खाने का स्वाद आ गया। थैंक यू डियर। मैंने ये सब कुछ अपनी दादी से सीखा है। एमिलिया का दादी हीरामणि के नाम से खोला गया होटल लोगों में तेजी से छा जाता है और एमिलिया बहुत ही अमीर हो जाती है। फाइनली अब मैं दादी को यहाँ ला सकती हूँ। आई मिस्ड यू डैडी, मैं आ रही हूँ आपको लेने। एमिलिया के वापस आने के बाद हीरामणि की हालत इतनों सालों के बाद भी नहीं बदली थी। अचानक डॉक्टर की आवाज से एमिलिया यादों से बाहर आ जाती है। डॉक्टर, हाउ वाज माय ग्रैंडमदर? वो ठीक है, जब से उठी है किसी एमिलिया का नाम लिए जा रही है। आप उन्हें घर लेकर जा सकती हैं। घर आकर एमिलिया अपना और अपनी दादी का सूटकेस पैक कर लेती है, जिसे देखकर राजीव और डेजी उससे पूछते हैं, एमिलिया तुम कहीं जा रही हो क्या? मुझे नहीं बताओगी? I'm your dad. नो, आप मेरे डैड डिजर्व नहीं करते। ये सुनते ही राजीव गुस्से से भरकर एमिलिया को थप्पड़ मार देता है। थैंक्स डैड, आपसे यही उम्मीद थी। अब मेरे होते हुए दादी माँ उनकी गुलामी नहीं करेंगी। लेट्स गो दादी माँ। एमिलिया अपनी दादी को लेकर विदेश लौट आती है, जिसके बाद डेजी राजीव को भी अपना असली रंग दिखाने लगती है और दिन भर किटी पार्टी, लेट नाइट पब्स। इस बीच राजीव पूरे घर में अकेला रह जाता है। बाय डार्लिंग, नाइट में मेरा वेट मत करना, आई विल बी लेट। बट डेजी तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो? ओ प्लीज राजीव, डोंट बिहेव लाइक डेड बेबीज। वैसे भी मैं तुम्हारी माँ जितनी महान नहीं, जो पूरे जिंदगी घर में ही घिसी पिटी जिंदगी जीऊं। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। गुड बाय। इतना बोलकर डेजी चली जाती है। उस रोज राजीव अपने किए पर फूट फूट कर रोता है और अपनी माँ और अपनी बेटी के पास विदेश आता है, जहाँ दरवाजे की घंटी बजती देखकर हीरामणि दरवाजा खोलती है। एक बड़े वक्त के बाद अपने बेटे को सामने देखकर हीरामणि की आंखें भर आती है। राजीव, मेरा बच्चा। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। घर चलो माँ, तुम्हारे बिना सब कुछ सूना है। राजीव अपनी गलतियों पर पछताते हुए अपनी गरीब माँ के पैरों पर गिर जाता है और कहते हैं ना, भले पूत कपूत हो जाए मगर माता कभी कुमाता नहीं होती है। हीरामणि ने सब कुछ भूलकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। एमिलिया हर हाल में बस अपनी दादी हीरामणि को खुश देखना चाहती थी, इसलिए उसने भी राजीव को पिता कहकर पुकारा और सभी अपने देश लौट आए। इतने दिन अकेले रहकर डेजी को भी परिवार के मायने समझ में आ गए थे, इसलिए उसने ना तो अपनी सास हीरामणि को काम करने के लिए कहा, बल्कि खुद ही सब कुछ करने लगी। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी सासू मॉम, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आई एम सो गिल्टी। बस डेजी बहू, चुप हो जा, तेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि किस्मत में जो लिखा होता है उसे हर हाल में झेलना ही पड़ता है। रिश्तों में अनबन होती है, लेकिन जो इस अनबन में भी साथ बना रहे उसे अपने कहते हैं। अब हम एक साथ रहेंगे। इस तरह एमिलिया की कोशिश से राजीव और डेजी को हीरामणि की कदर समझ में आ गई और आज दोनों दादी पोती अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी से जिंदगी बिता रही हैं। गोमती अपने पति श्रवण के साथ चौबेपुर गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में साधारण सी जिंदगी बिता रही थी। दोनों ने खेती बाड़ी में जीवन पर जो मेहनत लगाकर कमाया, उन्हीं पैसों को झोंककर अपने बेटे अभिषेक को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। अरे अभिषेक के पिताजी, अभिषेक की कोई खबर आई क्या?
तुम तो पूजा पर बैठी थी, इसलिए मैंने ही बात कर ली। अभिषेक कल ही विदेश से आ रहा है। अपने बेटे के आने की खबर सुनकर गोमती की आंखें भर आईं और अगले दिन सूरज चढ़ने के साथ ही वह काम में भिड़ गई। उन दिनों गांव में तेज गर्मी पड़ रही थी। गोमती पसीना बहाकर गर्मी में चूल्हे पर अपने बेटे का मनपसंद पकवान बनाती रही। अरे सुनो जी, जरा जाकर बाजार से कच्ची कैरियां ले आओ। बेटे के आते ही सबसे पहले आम पन्ना बनाकर दूंगी। पता नहीं कहाँ रह गया मेरा लाल। अरे तुम्हारे बार बार दरवाजे के बाहर झांकने से हेलीकॉप्टर तो हमारे गांव में नहीं उतर आएगा। थोड़ा धीरज रखो, आ रहा होगा। श्रवण अभी ऐसा बोल ही रहा होता है कि अभिषेक अपनी गोरी पत्नी ग्रेसी के साथ घर में आता है। ग्रेसी ने इतने छोटे कपड़े पहने थे कि काफी देर बाद भी गोमती की आंखें उसके कपड़ों पर गड़ी रहीं। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। जीता रहे बेटा, मगर ये मेम साहब कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। अभिषेक की ये बात सुनकर उसका पिता श्रवण गुस्से से भरकर कहता है, वाह मेरे लाल वाह, बहुत खूब। हमने तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था और तू ये गुल खिला रहा था। अजी बस भी करो, शादी की है उसने, बहू को भगा कर थोड़ी लाया है। आ जा बहू। गोमती ने अपनी विदेश से आई बहू का अपनी हैसियत से बढ़कर स्वागत किया। बावजूद इसके उसकी विदेशी बहू ने बेकदरी दिखा दी। ओह गॉड सासू मॉम, कितना गर्मी है इधर, एसी चला दो ना। अरे बहू माफ करना, तेरी गरीब सास के घर में एसी नहीं, मगर अब अभिषेक पढ़ लिख गया है ना, तो उसे अच्छी नौकरी लग जाएगी तो एसी भी लगवा देंगे। तो क्या तब तक मुझे गर्मी में रहना होगा? ओह नो, हाउ बैड लक। ग्रेसी काफी देर तक गुस्से में फुसफुसाती रही। अगली सुबह चाय पीकर श्रवण खेत पर चला गया और अभिषेक की भी अगले ही दिन गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक शहर में नौकरी हो गई। ऐसे में घर पर सास बहू अकेली बच गई। उस दिन जब गोमती चूल्हे पर खाना बना रही थी तो चूल्हे से उठता धुआं ग्रेसी के कमरे के अंदर पहुंच गया, जिससे वह गुस्से में झुंझलाकर बाहर आई और लोटे भरकर पानी चूल्हे की जल रही लकड़ी पर डाल दिया। अरे बहू, ये तूने क्या किया? चूल्हा बुझा दिया। जानती है तेरी ये गरीब सास कितनी मेहनत से गर्मी और धूप झेल कर दूर जंगल से लकड़ियां काट कर लाती है। तो मैं क्या करूं? इट्स नॉट माई हेडेक। आपके इस चूल्हे का धुआं मेरी नींद खराब कर रहा था। That's why I will do this. अब जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती, don't disturb me. घमंडी विदेशी बहू बेचारी सीधी सादी सास को धमकाकर कमरे में चली जाती है। तभी लाइट कट जाती है और वह सास को आवाज लगाती है, सासू मॉम, सासू मॉम। हे यू ब्लडी बुढ़िया, कहाँ है तू? अरे क्या हुआ ग्रेसी बहू, तुझे कुछ चाहिए था क्या? कम हियर, ये पंखा उठाओ और मुझे हवा करो, और तब तक करते रहना जब तक मैं स्टॉप ना कहूँ। डू यू अंडरस्टैंड? बेचारी सर हिलाकर हामी भर देती है और खुद गर्मी सहकर कई घंटों तक अपनी विदेशी बहू को हवा करती है, क्योंकि गांव में गर्मियों में कई कई घंटों तक बिजली का जाना हर दूसरे दिन की बात थी। हवा करते करते जैसे गरीब सास के हाथ उखड़ने को हो रहे थे, जिससे वह रुक गई। तभी ग्रेसी गुस्से में उठकर उसे दूर धक्का देकर बोली, यू लेजी बुढ़िया, किससे पूछकर रुक गई तुम? बहू, मेरे हाथों में दर्द होने लगा था इसलिए रुक गई। अचानक घर में किसी के चलने की आवाज सुनकर दोनों चुप हो गए। वह ग्रेसी का ससुर श्रवण था। उस वक्त ग्रेसी ने निक्कर पहन रखी थी, जिसे देख श्रवण की आंखें खुद ब खुद नीचे हो गईं। अरे बहू, ये क्या लड़कों वाले कपड़े पहन रखे हैं तूने? गांव में हमारी इज्जत है, अगर किसी ने तुझे ऐसे देख लिया तो सालों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मिलती है तो मिल जाने दो, मुझे क्या। इसी बहाने तुम गरीब थोड़ी सी तो गिल्टी होगे कि गर्मी में एसी फ्रिज होना ही चाहिए ना इस घर में। एक शावर है, न एसी न फ्रिज, ऊपर से ये ब्लडी बिजली भी नहीं टिकती। बाय गॉड, इस गर्मी में इंसान की जान निकल जाए। अपने विदेशी घमंडी बहू का बिगड़ैलपना देखकर सास ससुर उसे बोलना बंद कर देते हैं, जिससे विदेशी बहू की हरकतों को और भी ज्यादा शय मिल जाती है। ना तो वह कभी घर में खाना बनाती, ना साफ सफाई में एक दिन का टस से मस करती। उल्टा जब मन चाहा छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमने निकल जाती, जिसे देख एक रोज गोमती की पड़ोसन उसके पास आई। अरे गोमती, ये कैसी पतली हालत हो गई है। तेरे बेटे अभिषेक ने विदेशी बहू लाकर तो तेरे भाग्य ही फोड़ दिए।
अरे और नहीं तो क्या, हमारे यहाँ की बहुएं ही 56 छुरी 72 पेच होती हैं। फिर ये तो विदेशी ठहरी, देखो सारा दिन गांव में नंगा नाच नचाती है ये बेशरम। कहाँ तो तुझ जैसी सास के घर में संस्कारी बहू आनी थी, कहाँ ये विदेशी आ गई। अच्छा हम चलते हैं। इस तरह गांव की सभी औरतें गरीब गोमती के हालचाल के बहाने उसकी हंसी उड़ा जाती। बहुत दिनों तक ये खबर अभिषेक से भी छिपी ना रह सकी और वह घर लौट आया, जहां ग्रेसी गर्मी के मजे लूटते हुए पांव पसारे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, वहीं बेचारी गरीब गोमती भरी गर्मी में खाना बना रही थी। ये देख अभिषेक गुस्से से भर उठा। What's wrong with you, ग्रेसी? वहाँ मेरी माँ गर्मी में अकेले बैठकर खाना बना रही है और तुम यहाँ बैठी हुई हो। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं भी अपनी गरीब सास की तरह गर्मी में सड़कर खाना पकाऊं? So I'm so sorry, but I can't do this. इनफैक्ट तुम्हें तो खुद होना चाहिए कि मैं इस गरीबी और घिसे पिटे घर में एडजस्ट कर रही हूँ। ग्रेसी, एडजस्ट तुम नहीं बल्कि मेरी माँ कर रही है। बस एक दिन तुम मेरी माँ के बदले की मेहनत करके देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक गरीब किस तरह गर्मी में जीता है। Fine, I'm ready for this. ग्रेसी कुछ तो अपनी इमेज बचाने और कुछ जोश में हाँ भर देती। अब देखना ये था कि एक दिन उस पर किस तरह ये चीज भारी पड़ने वाली थी। अगली सुबह। गुड मॉर्निंग ग्रेसी, इट्स टाइम टू वेक अप। What? It's 5 o'clock. ना चाहते हुए भी विदेशी बहू को सुबह के 5 बजे उठकर साफ सफाई करनी पड़ती है, जिसके बाद उसे गर्मी के मारे जोर से प्यास लगती है। Oh God, no water. कम ऑन ग्रेसी, ये मटका उठाओ और जाओ जाकर नदी से पानी भर कर लाओ। ग्रेसी मटका लेकर गर्मी में पसीना बहाकर काफी दूर तक पैदल चलकर नदी पर पानी भरकर उससे हाँफती हुई घर की ओर बढ़ने लगती है। गॉड, बट अ नाइस मॉम इतना स्ट्रगल कैसे करती है। अभिषेक वाज राइट। उस रोज ग्रेसी की भारी गर्मी झेलकर वो सब कुछ करना पड़ता है जो अब तक उसकी सास अकेले करती आ रही थी। बावजूद इसके घमंड और झूठे नखरेबाजी में उसने अपनी सास की मन भरकर बेकदरी की और आधे दिन के काम में ही उसकी हालत पतली हो गई और वह सीधे अपनी सास के पास आकर कहने लगी, I am so sorry सासू मॉम, आज मुझे समझ आ गई कि गर्मी सभी के लिए इक्वल होता है। मैंने अपनी खुशी में आपका स्ट्रगल देखा ही नहीं कि कैसे आप जंगल से लकड़ियां काटकर पानी भरकर गर्मी में उसे सर पर लेकर आती रहीं, एंड इवन चूल्हे पर पसीना बहाकर खाना भी बनाती थी। मैंने आपकी कभी हेल्प नहीं की, बट नाउ आई डिसाइडेड अब हम साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जीती रह बहू, ये बोलकर तूने मेरा मन रख दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन के बाद से ग्रेसी अपनी सास का हर काम में हाथ बटाया करती और बहुत जल्दी दोनों एक दूसरे से घुल मिल कर रहने लगी, जिसे देखकर श्रवण के मन का भी गुस्सा हमेशा के लिए मिट गया।